Hello students, I am Ruchira Mukherjee. In my last video, I had told you about transportation of food and water in plants. Our today's topic is transportation in animals. Students, you know that to perform various biological activities, animals need energy. And this energy they get from their food. This food taken by animals is digested by digestive system. In the process of digestion, complex molecules are broken down into simple molecules, and these simple digested food molecules are absorbed inside the food and circulated to each and every part, each and every cell of living body, and the waste materials are transported to the excretory system. जिस तरीके से एनिमल्स को एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हर एक लिविंग बीइंग को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, और ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा ली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है उसको एक्सेल कर दिया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिविंग बॉडीज़ के लिए हार्मफुल है, and it is very necessary to remove it from the body. This means that transportation of different materials taking place in the body of living organism in some way or the other. अब हमें देखना ये है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम मेथड से होता है या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स ने इसके लिए अलग मेथड्स एडॉप्ट किए हुए हैं? स्टूडेंट्स, यू नो that some living organisms are unicellular, such as amoeba, paramecium, etc. Their body is made up of only single cell, and they are so small that they can be seen only under microscope. So most of the unicellular organisms are microscopic organisms, and they live in water. So different materials are ingested and excreted from their body by diffusion. यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी हुई होती है, और आपको पता है कि जो सेल होती है उसकी आउटर बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है. सो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनकी बॉडी चूँकि एक ही सेल की बनी हुई होती है, इसलिए उन्हें सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ विद इन दैट सेल करना पड़ता है. सो उनकी बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू फूड मटेरियल्स सेल के अंदर पहुंचते हैं, एंड एक्सक्रीट भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होते हैं, और ये प्रोसेस होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी अबाउट blood circulation in human beings. Blood circulation in human beings. In human beings, blood transports different material.
अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि फूड मटेरियल्स जो कि सिंपल मॉलिक्यूल्स में जिनका ब्रेकडाउन हो चुका है वो ब्लड के थ्रू ही ईच एंड एवरी सेल को पहुंचाए जाते हैं लिविंग बॉडी के। ठीक उसी तरीके से ऑक्सीजन भी ब्लड के थ्रू ही हर एक सेल को पहुंचाई जाती है। लेकिन ये ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है और ब्लड क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज नॉट merely अ फ्लूइड। आपको ब्लड जो है फ्लूइड के रूप में दिखाई देता है, पर ब्लड जो है सिर्फ फ्लूइड ही नहीं है, बट अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें एक ड्रॉप ब्लड की लेकर के, तो हमें उसमें और भी अदर पार्टिकल्स दिखाई देंगे। और ये जो पार्टिकल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं यह है सेल्स, जो कि ब्लड के लिक्विड पार्ट या जिसको कि हम प्लाज्मा कहेंगे उसमें इंसर्ट हुए आपको दिखाई देंगे। प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड इस प्लाज्मा में 92% ऑफ वाटर होता है। प्लाज्मा 92% ऑफ वाटर का बना हुआ होता है और रिमेनिंग 8% जो होते हैं उसमें फूड मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स एंड मिनरल्स होते हैं and which are transported by the blood. Blood, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के बने होते हैं या ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं। रेड ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड कार्पसल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कार्पसल्स जिसको कि हम आरबीसी कहते हैं, वाइट ब्लड कार्पसल्स आर डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सो ब्लड जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें 3 तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। नाउ अबाउट रेड ब्लड कार्पसल्स, आरबीसी। These cells are red in color, small in size and are very large in number. They impart the red color to the blood. Red blood cells रेड कलर के होते हैं, इनका साइज बहुत ही छोटा होता है और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। दे आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज नंबर और इन्हें आरबीसीज के कारण ही हमारा ब्लड जो है रेड कलर का दिखाई देता है। रेड ब्लड सेल्स हैव रेड कलर एंड इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं और इसी हीमोग्लोबिन के कारण रेड ब्लड सेल्स आपको रेड दिखाई देते हैं और इन्हीं रेड ब्लड सेल्स के कारण ही ब्लड का कलर रेड दिखाई देता है। इफ द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी इज हाई देन इट कैन एब्जॉर्ब मोर ऑक्सीजन। ब्लड में जितनी ज़्यादा आरबीसी की मात्रा होगी उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसीलिए आरबीसी की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसकी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होगी। नाउ वाइट ब्लड कार्पसल्स। वाइट ब्लड कार्पसल्स आर कलरलेस। White blood cells are colorless, big in size and less in number. आपने पढ़ा आरबीसी के साइज जो होते हैं छोटे होते हैं लेकिन वो उन लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। बट वाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होते हैं,
इनका साइज बड़ा होता है और नंबर ऑफ सेल्स WBC कम होते हैं. If bacteria, virus or any external material enter the body, the white blood cells destroy them. Thus they protect our body. जब किसी तरह के कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या जर्म्स हमारे बॉडी में घुस जाते हैं, तब WBC, जिनको कि हमारे बॉडी का सोल्जर भी कहा जाता है, वो उन फॉरेन बॉडीज़ पर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. नाउ थर्ड सेल प्रेजेंट इन ब्लड इज प्लेटलेट. You would have seen that when we are injured, blood starts to flow. If the blood drop falls on the floor, then it clots after some time. In this way, blood clot on the wound. The reason behind the clotting of blood is the presence of platelets. These are also the type of cells and they are less in number as compared to red blood cells. जब कभी किसी इंजरी के कारण हमारे बॉडी से ब्लड बाहर आता है तो थोड़ी देर में ही ब्लड का थक्का जम जाता है, उसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग. और इंजर्ड पोर्शन पर क्लॉट जम जाने के कारण एक कवरिंग बना देता है वो घाव पर और अंदर से और ब्लड बाहर नहीं आ पाता है. और ये जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड की क्लॉटिंग, इसका कारण है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स के कारण ब्लड क्लॉट हो पाता है. और प्लेटलेट्स जो होते हैं ये टाइप ऑफ सेल्स तो है ही, साथ में ये लेस इन नंबर होते हैं. किसकी तुलना में कम होते हैं? एज कंपेयर टू रेड ब्लड सेल्स. सो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया. अब ये ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है? सो हार्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारा हार्ट जो है वो मेन ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का. ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज आउट ऑफ हार्ट थ्रू द आर्टरीज. हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है. हमारे हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं और ये 4 पार्ट्स होते हैं: राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. और हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि आर्टरीज में, हार्ट के थ्रू आर्टरीज में पहुंचाया जाता है. और आर्टरीज की बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है और ये ब्रांचेस और छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है. हमारे सिर के बाल से भी पतली पतली आर्टरीज की ब्रांचेस होती जिनको कि ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है. एज द ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज स्प्रेड इन टिश्यूज दे बिकम नैरोअर एंड थिनर. तो आर्टरीज की जो नैरोअर और थिनर ब्रांचेस है उन्हें ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के द्वारा होल बॉडी को सप्लाई किया जाता है. These blood capillaries pass between cells, and when blood comes in contact with the cells, this leads to an exchange of materials. The blood capillaries join together to form thicker pipes which are known as veins. Veins transport deoxygenated blood
from the arteries, from the different parts of the body of the heart. जब ब्लड कैपिलरीज सेल के हर एक सेल के अंदर एंटर करती है, उस दौरान उन कैपिलरीज से मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। जिस तरीके से आर्टरीज की कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर एक सेल को सप्लाई करती है, ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडीज़ में जो वेंस होती है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उनकी भी ब्रांचेस होती है। वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेंस की भी माइन्यूट ब्रांचेस निकलती है, जो कि हर एक सेल तक के पहुंचती है और सेल से वेस्ट मटेरियल को कैरी करती है। वेंस की भी इन स्मॉल ब्रांचेस को कैपिलरीज ही कहा जाता है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन मल्टीसेलुलर एंड नॉन कॉर्डेट एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो मल्टीसेलुलर तो है, पर उनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं है, उनको नॉन कॉर्डेटा कहते हैं या नॉन कॉर्डेट एनिमल्स कहा जाता है। और जनरली इन नॉन कॉर्डेट्स के पास हार्ट नहीं होता है एंड ब्लड वेसल्स भी नहीं पाई जाती, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। सो द ब्लड इन दिस एनिमल्स इज डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विथ सेल्स। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो थ्रू आर्टरीज एंड वेंस होता है। इसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, पर नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट भी एब्सेंट होता है और ब्लड वेसल्स भी एब्सेंट होती है। तब उनके बॉडी में जो ब्लड जो है वो डायरेक्टली सेल तक के पहुंचाया जाता है या पहुंच जाता है, और ऐसे सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सो नॉन कॉर्डेट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है और कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू अबाउट द डिफरेंस इन आर्टरीज एंड वेंस। आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, वेंस की वॉल थिन होती है। वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक, वॉल्स ऑफ वेंस आर थिन। आर्टरीज आर नैरो फ्रॉम इनसाइड एंड वेंस आर वाइडर। Arteries are narrow from inside and veins are wider. Arteries are narrow and veins are wider. The third difference is due to thick walls, they do not collapse even if blood is not present. Veins have thin walls and they collapse when empty. In arteries, blood flows fast and in a jerky manner. In veins, blood flows slow and constant. So, ये 4 differences है आर्टरीज और वेंस के। आर्टरीज की वॉल थिक होती है, वेंस की वॉल थिन होती है। आर्टरीज अंदर की तरफ से नैरो होती है, वेंस वाइडर होती है। आर्टरीज की वॉल्स थिक होने के कारण अगर वो खाली भी हो जाए, अगर उनमें ब्लड प्रेजेंट न भी हो तो कोलैप्स नहीं करती, चिपकती नहीं है, जबकि वेंस की वॉल कोलैप्स हो जाती है जब वो एम्प्टी होती है। आर्टरीज में ब्लड जर्क के साथ और बहुत फास्ट फ्लो होता है, वेंस में ब्लड कांस्टेंट फ्लो होता है और वेरी स्लो मैनर में
फ्लो होता है। सो इस तरीके से हमने आर्टरीज एंड वेन्स के डिफरेंसेस देखे। अब मैं आपको थोड़ा सा हार्ट की संरचना के बारे में या स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बताऊंगी। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हार्ट। ये हमारी बंद मुट्ठी के आकार का होता है और ये हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाहर की तरफ से दिखाई देने वाला। और अगर हार्ट को हम इंटरनली देखेंगे तो हमें ये इस तरीके से दिखाई देगा। मैंने आपको बताया था कि हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। दिस पोर्शन इज लेफ्ट ऑरिकल and this portion is left ventricle. This portion is right auricle and this portion is right ventricle. तो इस तरीके से हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं और बीच में से एक सेप्ट्रम के द्वारा हार्ट पहले 2 भागों में डिवाइड होता है और फिर हर पार्ट राइट साइड, हार्ट की राइट साइड भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ऊपर वाले हिस्से को ऑरिकल कहा जाता है, नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से अदर पार्ट ऑफ द हार्ट भी 2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। अपर वन इज ऑरिकल एंड लोअर वन इज वेंट्रिकल। और हमारा जो हार्ट बना होता है इसकी मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं। हार्ट इज मेड अप ऑफ cardiac muscles and it works continuously. अगर हार्ट अपना फंक्शन बंद कर देगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। इसीलिए हार्ट कंटिन्यूसली अपना वर्क करता रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम लंग्स इज कलेक्टेड इन लेफ्ट वेंट्रिकल and is circulated to all parts of the body through arteries, and deoxygenated blood from the whole body is collected in arterium through veins and is again transported to the lungs for oxygenation. So students, in this way our chapter transportation in living things, living organisms is finished by me, is completed by me, and you have to do all the exercise in your notebook. Thank you very much.